आप सभी साथियों का एक बार पुनः संस्कृत ज्ञान मीडिया चैनल में स्वागत है। आज एक नया टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में इससे रिलेटेड चीज़ें बताया है आपको, और आज आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, अर्थ प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएं, संधियाँ, और फिर इधर है भेद ऑब्लिक अंग। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उन सभी सवालों के जवाब आप बड़ी ही आसानी से आज के बाद दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरा 100% दावा है कि अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी और इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं आप परीक्षाओं में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, अर्थ प्रकृतियाँ, यहाँ पर मैंने इसको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, विथ ट्रिक मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, मैंने बताया था 5, कार्यावस्थाएं 5, और फिर संधियाँ कितनी होती हैं 5। तो इसमें मैंने देखिए लिखा है बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये अर्थ प्रकृतियाँ हैं 5। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, और संधियाँ भी 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं संधि। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर अर्थ प्रकृतियाँ और कार्यावस्थाएं। पहली अर्थ प्रकृति और पहली कार्यावस्था, पहली अर्थ प्रकृति और पहली कार्यावस्था, दोनों को मिलाने पर मुख संधि का निर्माण होता है, मुख संधि का जन्म होता है। बीज और आरंभ, पहली अर्थ प्रकृति क्या है, बीज, और पहली कार्यावस्था क्या है, आरंभ। इन दोनों को मिला देने से मुख संधि का निर्माण होता है। और अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि मुख संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे आप बता सकते हैं सीधे कि मुख संधि के कुल 12 भेद होते हैं, 12 प्रकार होते हैं। इस तरह से दूसरी अर्थ प्रकृति क्या है, बिंदु, और दूसरी कार्यावस्था क्या है, यत्न। बीज पहली अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था पहली क्या है, यत्न। दोनों को मिला देने से दूसरी संधि उत्पन्न होती है, जिसका नाम है क्या, प्रतिमुख संधि। और फिर तीसरी अर्थ प्रकृति क्या है, पताका, और तीसरी कार्यावस्था क्या है, प्राप्त्याशा। यानी पताका और प्राप्त्याशा को मिला देने से गर्भ संधि बन जाती है। और चौथी अर्थ प्रकृति क्या है, प्रकरी, और चौथी कार्यावस्था क्या है, नियताप्ति। इन दोनों को मिला देने से औमर्ष अथवा विमर्श संधि बन जाती है। और अंतिम देखते हैं, अंतिम अर्थ प्रकृति क्या है, कार्य, और अंतिम कार्यावस्था क्या है, फलागम। इन दोनों को मिला देने से, यानी कार्य और फलागम दोनों को मिला देने से, दोनों को एक में संजो देने से जिस संधि का निर्माण होता है, उस संधि का नाम है उपसंहृति अथवा निर्वहन संधि। अब साथ में हम ये भी देख लेते हैं, यहां से भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर मुख संधि, इसके कुल कितने भेद हैं, 12 भेद हैं। या कितने अंग हैं, ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है, तो भी आप क्या बताएंगे, 12 अंग हैं। किसके, मुख संधि की। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ यानी मुख संधि के कुल 12 भेद होते हैं।
प्रथम उपसंधि के 13 भेद होते हैं, गर्भ संधि के 12 भेद होते हैं, अवमर्श या विमर्श संधि के 13 भेद होते हैं, उपसंहृति अथवा निर्वहन संधि के 14 भेद होते हैं। कुछ नहीं करना है, आप सीधे 12, 13 पूरी संधियों के नाम लिख लीजिए, पांचों संधियों का, और उसके बाद 12, 13, 12, 13 और लास्ट में 5वीं लिख देना है। क्या लिख देना है? 14। टोटल आप काउंट करेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि गर्भ संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे गर्भ संधि के कुल 12 अंग होते हैं, या 12 प्रकार होते हैं, या 12 भेद होते हैं। इस तरह से भी परीक्षा में पूछा गया है। कई बार मैंने देखा है कि कुल संध्यंग कितने होते हैं, कुल संध्यंग कितने होते हैं, यानी संधियों के कुल कितने अंग होते हैं, तो उससे अभिप्राय है हमारा है कि पांचों संधियों को मिलाकर कुल कितने भेद होते हैं उसके, या कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। यहां मैंने लिखा भी है संधियों के कुल भेद या संध्यांग कितने होते हैं, तो आप टिक करेंगे 64। और या संध्यांग देखिए मैंने यहां लिख दिया, या कुल संध्यांग कितने होते हैं, तो भी आप उत्तर क्या देंगे? 64। तो इस तरह से निश्चित रूप से यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपका इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार का डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप परीक्षाओं में गलती न करते हुए सही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।